तुझे क्यों बार बार एक ही बात याद दिलानी पड़ती है? धीरे बोलिए जी। रूही मुझसे बाद में सवाल करती है कि आप मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे थे। तो उसे बताती क्यों नहीं कि तुम कितनी गवार हो? अरे मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी करवा के ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे तुम्हें हर पल झेल रहा हूँ मैं, तुम चली क्यों नहीं जाती हो मेरी जिंदगी से? धीरे बोलिए ना जी, धीरे बोलिए। नहीं बोलूंगा धीरे, मैं और जोर जोर से बोलूंगा। नहीं बहुत हो गया, मैंने तुझे बहुत झेल लिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं तेरे साथ ना एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। चल निकल, निकल तू मेरी जिंदगी से, अभी के अभी निकल जा। मुझे ना तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। हेलो स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो? हाय जानवी, कैसे आना हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। अरे मैं खुद ही तुम्हें लेने आ जाता ना। अरे मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। वैसे इस गवार को और कितने दिन आप यहाँ बिठा कर रखेंगे? अरे क्या करूँ स्वीटहार्ट, कितना तो कहता हूँ इसे कि चली जा मेरी जिंदगी से, लेकिन यह तो इतनी ढीठ बेशर्म है कि इस घर से निकल ही नहीं रही है। तुम कहो तो 2 मिनट में इसे धक्के मारकर निकाल दूं मैं इस घर से। अरे नहीं नहीं, तुम ज्यादा गुस्सा करके ना अपनी ब्यूटी खराब मत करो। चलो चलो हम कहीं बैठकर शांति से बात करते हैं। और रही बात इस गवार की, तो इसे मैं बाद में देख लूंगा। हे भगवान, ये कैसी तकदीर लिखी है आपने मेरी आंखों के सामने मेरा पति। अगर मेरी बेटी रूही ना होती तो सच में मैं कहीं जाकर अपनी जान दे देती। लेकिन अब तो शेखर ने हद ही कर दिया है। कल तक तो जानवी से बाहर ही मिलते जुलते थे, लेकिन अब तो जानवी सरेआम घर में आने लगी है। जब से बाबूजी बीमार हुए हैं तब से शेखर को किसी का डर नहीं रहा। सरेआम उसे जो करना होता है वो वही कर रहा है। मुझे मालूम है जब तक बाबूजी की सांसें हैं तब तक ही मैं इस घर में रह पाऊंगी, नहीं तो माँ जी तो मुझे बाबूजी के जाने के बाद धक्के मार के इस घर से निकाल देगी, क्योंकि वह तो अपने बेटे का ही पक्ष लेती है। उन्हें कभी मेरा दुख नहीं दिखता है। हे भगवान, जिंदगी में और क्या क्या देखना लिखा है। सरला, यहाँ क्या कर रही है तू? जाकर चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। देख मेहमान आई है घर में, जानवी आई है, क्या तुझे पता नहीं है? तेरे पति की इतनी खास दोस्त आई है घर में और तू यहाँ कमरे में क्या कर रही है? जा जल्दी जा, चाय नाश्ते की व्यवस्था कर, नहीं तो शेखर को गुस्सा आ जाएगा। नहीं बनाऊंगी मैं उस डायन जानवी के लिए चाय। अरे वह मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है और उसे मैं चाय नाश्ता बना कर दूं? नहीं, अब नहीं। मैंने बहुत बहुत आप लोगों की बात मान ली, लेकिन अब आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। मैं उस डायन के लिए नहीं बनाऊंगी चाय। ओह, तो मैडम जी को गुस्सा आ रहा है। लगता है अब शेखर को ही भिजवाना पड़ेगा, ताकि शेखर तुम्हें सही तरीके से समझाए कि घर आए मेहमानों की कैसी खातिरदारी की जाती है। हाँ हाँ, भेजिए अपने बेटे को, उतार देवा मेरी खाल आकर। लेकिन मैं उस डायन कमीनी के लिए चाय नहीं बनाऊंगी। अरे वह बेशरम औरत जो एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी में जहर घोलने आई है, एक बच्ची को उसके पिता से दूर कर रही है, ऐसी औरत के लिए नहीं कर बनाऊंगी मैं चाय नाश्ता। शेखर, शेखर बेटा, जरा आरती की थाली लेकर तुम आना। ये मैडम जी बिना आरती उतरवाए नहीं मानेगी लगता है। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सच में मैं इन लोगों की बात नहीं मानूंगी। मेरे सीधेपन का खूब फायदा उठाया है इन लोगों ने। जब तक सिर्फ मेरे ऊपर बात थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी बड़ी होती बच्ची मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछती है। क्या जवाब दूं मैं उसको? मम्मा, मम्मा। हाँ रूही बेटा। मम्मा, वो जानवी आंटी फिर से हमारे घर में आ गई। जानवी आंटी बहुत गंदी है मम्मा, आप उसे जाने के लिए कहिए, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बेटा मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वो आंटी जब अंदर आए ना तो तुम अपने कमरे में आ जाया करो। सच में वो आंटी बहुत गंदी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार तो उस आंटी को मैं डंडे मारकर भगा दूंगी, ताकि दोबारा वो हमारे घर में कभी ना आए। क्यों तुझे समझ में नहीं आता? मैंने तुझसे कहा ना कि चाय नाश्ता बना। बहरी हो गई है क्या तू? नहीं बनाऊंगी मैं चाय। और खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची के सामने मुझसे तेज आवाज में बात की या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो लगता है तेरी अकड़ ढीली करनी ही होगी। पापा, पापा मम्मी को हाथ नहीं लगाना। पापा, पापा जानवी आंटी गंदी है, उसे घर से जाने के लिए कहिए। रूही, मैं अभी जानवी आंटी को भगाती हूँ, तुम जल्दी से जाकर दादाजी के कमरे में छुप जाओ। ठीक है मम्मा, उस आंटी को भगा कर ही आना। आप क्या सोचते हैं आप जितने बार मुझ पर हाथ उठाएंगे मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहूंगी? नहीं, तुम्हारी ये बेशर्मी ना मैं अपने घर में नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची के ऊपर इन सब चीजों का क्या असर पड़ रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है? तो जैसे अय्यास आदमी को तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा, तो किले पड़ पड़ के मरेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे श्राप दे रही है। रुक रुक, अभी मैं तेरे हाथ पैर तोड़ता हूँ। मुझे मारोगी? मारोगी मुझे? हाथ तो लगा, आज तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे मेरे हाथ तोड़ती है। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उस नीच डायन औरत के लिए तुम अपनी पत्नी और बच्ची पर अत्याचार कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह एक दिन तुम्हें कहीं का ना छोड़े। जो औरत अपने सगे पति की ना हुई, अपने माँ बाप की ना हुई, वो तुम्हारी क्या होगी? तू अपनी औकात में रह, तुझे जरूरत नहीं है जानवी के बारे में कुछ भी कहने की। कहूंगी, एक नहीं हजारों बार कहूंगी, चीख चीख कर कहूंगी। वह नीच घटिया औरत जो अपने पति की ना हुई, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। बहुत चीखने चिल्लाने लगी है बेटा, इसके तो हाथ पैर तोड़ दे और इसे लूली लंगड़ी बनाकर किसी मंदिर के सामने भीख मंगाने को बिठा दे। आप भी एक दिन बहुत बुरा पछताएंगी। आप अपनी सीधी सादी बहू के साथ अपने बेटे के हाथ इतना अत्याचार करवा रही हैं और उस नीच औरत को अपनी बहू बनाने के सपने सजा रही हो। एक दिन ऐसा ना हो कि वह आपको भीख मंगाने के लिए किसी मंदिर के सामने बिठा दे। आपको
को रोटी रोटी के लिए तरसा दे। रुक बेटा, ये ऐसे नहीं मानेगी, बहुत फुदक रही है ना। तू जाकर राही को लेकर आ, अभी मैं उसके अकल ठिकाने लगाती हूँ। खबरदार माँ जी, अगर आपने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। अरे तुम दोनों माँ बेटी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम लोग यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? शेखर, शेखर, ओह शेखर, कितना वेट करवा रहे हो तुम मुझे? मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। जब तुम पूरी तरह से फ्री हो जाओ ना, तब आना मुझसे मिलने। अरे नाना बेटा, जाओ ना तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। शेखर, जाओ बेटा, जानवी के साथ बैठो। हाँ जानवी, चलो चलकर बैठते हैं हम। आप क्या करोगी बताओ? क्या कर सकती हो तुम? कुछ नहीं कर सकती। जिसके मायके में माँ बाप ना हो ना, उन लड़कियों को ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ससुराल के सिवा और कोई ठिकाना नहीं हो सकता। ये है सरला। सरला और शेखर की शादी को 11 साल हो चुके हैं। सरला और शेखर की एक 8 साल की बेटी भी है, रूही। सरला के माता पिता का स्वर्गवास सरला की शादी के 4 साल बाद ही हो चुका था। अब सरला के मायके में उसके 2 भाई और 2 भाभियां हैं। सरला के दोनों भाई बहुत ही समझदार हैं, लेकिन भाभियां बिल्कुल भी समझदार नहीं हैं। सरला जब भी मायके जाती तो सरला की भाभियां उसे सिर्फ और सिर्फ बोझ समझती थी। भाभियों का ऐसा व्यवहार देखकर सरला का मन खट्टा हो चुका था और सरला सारे अत्याचार अपने पति के सहकर अपने ससुराल में ही थी। सरला के ससुराल में पति के अलावा सास ससुर भी थे। असल में सरला को सरला के ससुर ने ही अपने बेटे शेखर के लिए पसंद किया था। शेखर अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। जब तक शेखर के पिताजी स्वस्थ थे, तब तक शेखर अपनी पत्नी के ऊपर कोई ज्यादा अत्याचार नहीं कर पा रहा था और न ही अपनी मनमानी कर पा रहा था। लेकिन जब से शेखर के पिता बीमार पड़ के बिस्तर में पड़े थे, तब से शेखर अपनी मनमानी करने लगा था। शेखर शुरू से ही तुनका हुआ बिगड़े स्वभाव का लड़का था, जिसे ठीक करने के लिए शेखर के पिता ने सरला से शेखर की शादी करवाई थी, क्योंकि सरला बहुत ही सीधी सादी, समझदार व नेक दिल बच्ची थी। पति के सारे अत्याचार वह चुपचाप सह रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई थी जब सरला की बेटी अब समझदार हो चुकी थी और वह हर बातों के बारे में सरला से पूछने लगी थी। सरला अब अपने पति की ऐसी अय्यासियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह अब कोई ठोस कदम उठाने के बारे में सोचने लगी थी। सरला, सरला बेटा, क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, ये घर में कैसा शोरगुल मचा हुआ है। और सरला बहू कहाँ है? मर गई वो, तुम्हें उससे क्या? चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? अभी तुम्हारे खाने का समय नहीं हुआ है, जब खाने का समय होगा तब वो लाकर दे देगी। कभी तो प्यार से बोला करो भाग्यवान। क्या बोलूं? एक तो खुद बिस्तर पर पड़े हैं और हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। बस पूरे समय किसी न किसी को आवाज ही लगाते रहते हैं। अरे मर क्यों नहीं जाते तो पीछे छूटे, हम भी चैन की सांस लें। कितने मतलबी लोग हैं ये। जब मेरे हाथ पैर चलते थे और हर महीने मेरी सैलरी आती थी तो यह लोग कितना खुश रहते थे मुझसे, लेकिन आज मैं बीमार पड़ गया, बिस्तर पकड़ लिया तो यह लोग अपना असली रूप दिखा रहे हैं। बेटे को भी बीमार बाप से कोई लेना देना नहीं है। अरे बेटा तो बेटा, शारदा तो जीवन संगनी थी मेरी, उससे भी मुझ पर तरस नहीं आता। 2 बोल मीठे प्यार के नहीं बोलती है। इस घर में एकमात्र मेरी बहू और मेरी नातन ही है जो मुझसे प्यार से बातें करती है। बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो तुम? बाबूजी, मैं कितना बर्दाश्त करूं बाबूजी, शेखर जी ने तो हद ही कर दिया है। मुझे बहुत अफसोस होता है बेटा कि मैंने उस जैसे राक्षस को पाल पोस कर बड़ा किया। काश उसे मैं बचपन में ही जान से मार दिया होता तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते। बेटा जा, चली जा बेटा, चली जा इस घर से, कहीं दूर चली जा, दूर हो जा इन राक्षसों से। यह लोग किसी के प्यार के काबिल है ही नहीं। लेकिन एक बूढ़े बाप की बद्दुआ लगेगी इसे। एक दिन यह तड़प तड़प कर मरेगा, तब इसे कोई पानी देने वाला नहीं होगा अगर इसने तुम्हें ठुकराया तो। बाबूजी, मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं इस घर से चली गई तो कोई आपको यहाँ पानी देने वाला भी नहीं है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरी जिंदगी भर मैं आपकी सेवा करूंगी। मैंने ऐसा कहा था ना शादी के बाद, तो मैं अपना वादा निभाना चाहती हूँ बाबूजी। बस आपके रहते मैं इस घर में रहूंगी, उसके बाद सच में मैं इस घर से कहीं भी दूर चली जाऊंगी। ओ मैडम जी, इस कमरे में कोई भगवान नहीं उतर आए हैं जो तुम इतना बिलक कर अपना दुखड़ा रो रो कर सुना रही हो। जाकर चूल्हा चौका संभालो। इतना कठोर मत बनो माँ जी, बुढ़ापा सबको आना है, एक न एक दिन सबकी यही गत होना है। और आप अपने जिस बेटे के बलबूते पर इतना इतरा रही है ना, देखना बुढ़ापे में वह आपको एक लोटा पानी भी नहीं देगा। और जिस लड़की को आप अपने घर की बहू बनाना चाहती है ना, वह लड़की तो कभी पलटकर आप लोगों की तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि जो लड़की अपने पति की ना हुई, अपने माँ बाप की ना हुई, वह आप लोगों की क्या होगी। तू ना अपना लेक्चर देना बंद कर, समझी ना? निकल यहाँ से और जाकर अपना काम कर। तू और तेरी सपोली दोनों ने मिलकर हमारा जीना हराम करके रखा है। कब तुम लोग इस घर से निकलो और मैं जानवी को शानदार तरीके से बहू बनाकर इस घर में लाऊं और वह मुझे इस घर का वारिस दे। बहुत पछताएंगी माँ जी, बहुत पछताएंगी आप। अरे शारदा, नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन कर्म उतने ही ज्यादा गंदे हैं। मेरे साथ तो कम से कम मेरी बहू है, मेरी नातन है, जो मुझे एक लोटे पानी के लिए पूछ रही है। लेकिन तुम्हारे कर्म तो ऐसे हैं कि तुम पानी के लिए भी तड़प तड़प कर मर जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
ओहो माँ, ना जाने इन्होंने कौन सा अमृत पिया है जो अभी तक इनकी सांसें चल रही हैं। आज अपनी जवानी पर इतरा मत बेटा, क्योंकि कल तुझे भी यहीं पड़ा रहना पड़ेगा। मेरे तो कहीं ना कहीं कर्म अच्छे थे जो मेरी बहू मेरे साथ है, लेकिन तू अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पानी के लिए तड़प तड़प के मर भी जाए तो तुझे कोई पानी पिलाने वाला ना होगा। अपनी बकवास बंद कर बुड्ढे। वैसे भी तुमने अपनी वसीयत हमारे नाम करवा दी है, तुम अब हमारे किसी काम के नहीं हो। वैसे भी तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वैसे भी ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। चल बेटा, इनकी तो आदत है बड़बड़ाने की। तू चल, तू क्यों अपना माथा गर्म कर रहा है इनके पीछे। राम प्रसाद जी अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करते रहे, लेकिन जब वह बीमार अवस्था में आए तो उनकी पत्नी और उनके बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया। वह लोग राम प्रसाद जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन उनकी बहू सरला हमेशा उनकी देखभाल करती थी, उन्हें समय समय पर खाना पीना देती थी। इधर शेखर को तो अपने पिता के स्वर्गवास का इंतजार था ताकि वह जानवी से शादी रचा सके। धीरे धीरे 8 महीने का समय बीत जाता है और 8 महीने बाद राम प्रसाद जी इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। अब शेखर को मनमानी करने से रोकने वाला कोई नहीं था। शेखर यही सोच रहा था कि अब उसके पिता की सारी दौलत उसके पास है, वह जो चाहे वह कर सकता है। शेखर अपनी पत्नी और बच्चे को जरा भी पसंद नहीं करता था और शेखर की माँ भी दोनों माँ बेटी से नफरत करती थी। अब तो दोनों माँ बेटे मिलकर सरला को घर से निकालने में लगे हुए थे। मम्मा, मम्मा जब से दादाजी गए हैं तब से पापा और दादी हर रोज मुझे डांटते ही रहते हैं और कहते हैं कि वो जल्दी हम दोनों को इस घर से निकाल देंगे और वो जानवी आंटी को ले आएंगे। मम्मा, मम्मा हम कहाँ जाएंगे मम्मा? बेटा रो नहीं, अभी आपकी मम्मा है ना आपके पास। आपकी मम्मा आपको कहीं भी लेकर चली जाएगी, हम मामा के घर चले जाएंगे ना। लेकिन मम्मा, मामी भी तो डांटती ही रहती है और यश भैया के साथ खेलने भी नहीं देती है। अच्छा, तो ये बित्ता भर की लड़की यहाँ आकर अपनी माँ से हमारी चुगली कर रही है। दोनों माँ बेटी एक जैसी निकली। अब बहुत हो गया, निकलो तुम हमारे घर से। माँ जी, कम से कम बच्ची को तो बख्श दो। अरे मुझे कुछ भी बोलते हो ठीक है, लेकिन बच्चे से तो उल्टी सीधी बातें मत करो। चुप, मुंह बंद कर। तू बड़ी आई मुझे समझाने वाली। तू कहती थी ना कि बुड्ढे के रहते इस घर में रहेगी तू, उसके बाद तू कहीं भी चली जाएगी। अब तो वो चला गया, तू भी जाना। थोड़ी तो शर्म कर लो माँ जी, वह बुड्ढा कोई और नहीं बल्कि आपके पति थे। और आज जो आपकी सोनो शौकत है, ये जो सोने के इतने मोटे चैन लटका रखे हैं आपने गले में, यह सब उन्हीं की बदौलत है। बहुत जबान चलाने लगी है ना, बहुत जबान चलाने लगी है। आज तो हम तुझे इस घर से निकाल कर रहेंगे। चल निकल हमारे घर से। तलाक के पेपर तैयार हो गए हैं, अब जल्दी से इस पेपर पर साइन करो और यहाँ से चलती बनो। नहीं करूंगी मैं कोई पेपर पर साइन। जब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है तो क्यों साइन नहीं करेगी? और तुझे यहाँ रहना है तो रह, लेकिन मैं जानवी से शादी तो जरूर करूंगा। मैं भी देखती हूँ वो डायन कैसे इस घर में आती है। तू कुछ भी कर ले, उसने भी अपने पति को तलाक दे दिया है, मैं भी तुझे तलाक दे रहा हूँ। अब तुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा, और नहीं गई तो फिर यही रहकर तमाशा देख। मम्मा, यहाँ से चलो मम्मा, ये लोग बहुत गंदे हैं, हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना है मम्मा। अब तो तेरी बेटी भी तैयार है यहाँ से जाने के लिए, अब क्यों नहीं जा रही है तू? शर्म कर लो थोड़ी सी, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं आपकी भी बेटी है। यह सिर्फ मेरी गलती का फल है। बेटा जा तू जाकर बैठ, मैं इससे बात करती हूँ और आज आखिरी फैसला करवा लेती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन इसे साफ साफ समझा दो, ये तलाक के पेपर पर साइन कर दे, नहीं तो मैं बिना तलाक लिए ही जानवी से शादी कर लूंगा। देख तू सीधे तरीके से तलाक दे दे, नहीं तो तुझे यहाँ हर पल बस मरना ही पड़ेगा और तेरी बेटी भी वह सब तमाशा देखेगी जो इसे नहीं देखना चाहिए इस उम्र में। तो फैसला तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है सोच ले। नहीं तो जानवी मेरे सुरेश के साथ बिना शादी के भी रहने को तैयार है, तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं बिना शादी की जिंदगी भर शेखर के साथ रह लूंगी और उसके बच्चे को भी जन्म दूंगी, इस घर को वारिस दूंगी। ठीक, धिक्कार है तुझ जैसी औरत को, तू औरत के नाम पर कलंक है। धिक्कार तो तेरी जिंदगी पे है जो तेरा पति तुझे फुटी आंख नहीं भाता है और तू अपने पति को वो सब न दे पाई जो मैं दे रही हूँ। सो धिक्कार तो तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। अरे बेटा तू इस गंवार के मुंह क्यों लगती है? चल जाकर बैठ तू, मैं आती हूँ। बहुत पछताएंगी माँ जी, एक दिन बहुत पछताएंगी। आप सिर में हाथ रखकर रोएंगी, खून के आंसू रुलाएगी ये लड़की आपको, तब आपको इस गंवार की याद आएगी। तू ज्यादा लचरबाजी मत कर और चुपचाप अपना सामान बांध और यहाँ से चलती बन। हे भगवान, क्या करूँ मैं? यहाँ रहकर अपनी बेटी को ये सब तमाशा दिखाऊं या यहाँ से चली जाऊं? मम्मा चलिए मम्मा, यहाँ से ये लोग बहुत गंदे हैं मम्मा। ठीक है बेटा, हम आज चले जाएंगे यहाँ से मामा के घर, लेकिन मम्मा मामी भी तो हम पर गुस्सा ही करती है ना। देखो बेटा, कुछ दिनों की बात है, वहाँ सब कुछ तुम चुपचाप सह लेना बेटा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। उसके बाद आपकी मम्मा खूब मेहनत करेगी और अपने खुद का घर खरीद लेगी, फिर हम दोनों अपने घर में रहेंगे, तब हमें परेशान करने वाला कोई ना होगा। ठीक है मम्मा। सरला अपने पति के नीच और घटिया हरकतों से परेशान हो चुकी थी। वह तो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन वह यह सब तमाशा अपनी बेटी को नहीं दिखाना चाहती थी।
क्योंकि शेखर तो सरेआम जानवी को घर ले आता था। सरला ने मन बना लिया कि अब वह शेखर को तलाक देकर अपने भाई के घर चली जाएगी और कुछ दिनों तक वहाँ रहकर खुद मेहनत मजदूरी करेगी और एक किराए का मकान खरीदेगी। भैया भैया, अरे सरला दीदी, आप इस तरह बिना बताए? हाँ भाभी, शेखर ने मुझे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया, तो मैं यहाँ चली आई। क्या ये क्या बोल रही हैं आप? आपने बिना रुपए पैसे लिए उन्हें तलाक भी दे दिया? नहीं भाभी, मैंने कोई रुपए पैसे नहीं लिए। इसका मतलब आप बिना रुपए पैसे के खाली हाथ चली आई? अरे आपने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा? कैसे इस बच्ची के साथ आप अपना गुजारा कर पाएंगी? भाभी, कुछ दिनों की बात है, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, तब तक मुझे यहाँ रहने दीजिए। भैया कहाँ है भाभी? दीदी, आप तो जानती ही हैं कि पहले से हमारे 3 बच्चे हैं और आपके भैया का कोई ढंग से काम वाम नहीं चल पा रहा है। वह तो काम की तलाश करने दूसरे शहर गए हुए हैं। और वैसे भी दीदी, आपका कोई अकेला लौता भाई तो नहीं है ये, जो आप यहाँ सीधे चली आई। आपको तो अपने बड़े भाई के घर जाना चाहिए था। हेलो रूही। पिंकी दीदी, पिंकी जाकर होमवर्क कर, तुझे यहाँ किसने बुलाया? वो मम्मा, पापा का फोन आया है, बोल रहे हैं कि मार्केट से क्या लेकर आऊं। तू चुपचाप अंदर चल, मैं आ रही हूँ। देखिए दीदी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर मेहमान के तौर पर 2-4 दिनों के लिए आओ ना, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी हम किराए के मकान पर रहते हैं, क्योंकि बड़े भाई साहब ने तो वह पुश्तैनी मकान हड़प लिया। हमारे पास ना वैसे रुपए पैसों की बहुत तंगी है, ऊपर से 3 बच्चे हैं हमारे। अगर 1-2 दिनों की बात है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आप यहाँ रह लीजिए, लेकिन उसके बाद ना आप अपने बड़े भाई के यहाँ चले जाइएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हमें ना हमारी जिंदगी में खुश रहने दीजिएगा। ठीक है भाभी, मैं 1-2 दिनों में कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन मुझे यहाँ रहने दीजिए। इस तरह सरला की बड़ी भाभी ने उसे 1-2 दिनों के लिए अपने घर में रख लिया। जब रात को सरला के भाई घर आते हैं तो उन्हें सरला के बारे में सब कुछ पता चलता है। यह सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो पहले से ही पता था कि सरला अपने ससुराल में बहुत दुख काट रही है और अब तलाक हो गया, इस बात का उन लोगों को बहुत दुख था। अरे उन नीच घटिया लोगों की हरकत तो हमें पहले से ही मालूम थी, लेकिन सरला, तुम्हें तलाक के पेपर में साइन करने से पहले एक बार हमसे बात करना था। इतनी आसानी से तुमने तलाक के पेपर में साइन कर दिए। क्या करती भैया, क्या करती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। जाओ, जाकर आराम कर लो तुम। ठीक है भैया। देखिए जी, मैं आपसे कह ही देती हूँ, पहले से हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है, ऊपर से हम किराए के मकान पर रहते हैं। जब बड़े भाई साहब बड़े होकर दीदी की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, तो हम क्यों उठाएं? वैसे भी माता पिता का जो मकान था वह तो बड़े भाई साहब के पास ही है ना, तो उन्हें ही पिता का फर्ज निभाना चाहिए। ऐसा क्यों कहती हो रमा? मेरी बहन बेचारी कहाँ जाएगी? वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आपने अपनी बहन को हमेशा के लिए यहाँ रखा ना, तो मैं अपने 3 बच्चों को जहर दे दूंगी और खुद भी जहर खा लूंगी। सरला के भाई सरला को चाहते तो बहुत थे, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से वो बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरला ने भी अपने भैया भाभी की बात सुन ली थी, इसीलिए वह खुद ही यहाँ रहना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन सुबह होते ही वो अपने बड़े भाई के घर चली जाती है। सरला, तूने हमसे पूछा भी नहीं और तलाक के पेपर पर इतने आसानी से साइन कर दिया। अरे कम से कम एक बार अपने बड़े भाई से पूछा तो होता। भैया, इतने सालों से मैं ससुराल में परेशान हो रही हूँ, लेकिन आप लोग तो एक बार भी मेरे ससुराल नहीं आते, एक बार भी मेरी खैर खबर नहीं पूछते। मैं कैसे आप लोगों को बताती? अब मेरे पास तो कोई मोबाइल फोन है नहीं। और शेखर ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था हमें, और उसकी माँ भी धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकाल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं तलाक के पेपर में साइन नहीं करूंगी तो वह लोग मेरी बच्चे की जान ले लेंगे, इसलिए मैं मजबूरी में साइन करके यहाँ आ गई। भैया, बस कुछ ही दिनों की बात है, मुझे यहाँ रख लीजिए, उसके बाद मैं कोई काम काज ढूंढ कर किराए के मकान में अपनी बच्ची के साथ रहने लगूंगी। बात ऐसी नहीं है सरला, तुम यहाँ रह सकती हो, यह भी तुम्हारा ही घर है, लेकिन कम से कम हम उस नीच बदमाश को सबक तो सिखाते, उसके बाद तुम उसे तलाक देती और कुछ रुपए भी लेते हम उससे। ना जाने उस पेपर में क्या लिखा था जिसमें उन लोगों ने तुमसे साइन करवा लिया। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तुम यही रहो, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई कामकाज। सरला, तुम अपनी माँ के कमरे की सफाई कर लो, सालों से वह कमरा बंद पड़ा है, उसके बाद तुम अपनी बेटी के साथ कुछ दिन वहीं रह लो। भाभी ने भी साफ साफ कह दिया कि सिर्फ कुछ दिन। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो कहते कि बेटी ये तेरा ही घर है, तू हमेशा यही रह। समझ में आ गया मुझे, माता पिता के बाद कोई अपना नहीं होता। एक बेटी का मायका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है अगर उसके माता पिता नहीं होते हैं तो। सरला को अपने भाई भाभियों का व्यवहार समझ में आ गया था कि कोई भी उसका बोझ नहीं ढोना चाहता है, इसीलिए सरला ने भी निश्चय किया कि वह किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। 1 महीने तक तो सरला अपने बड़े भाई भाभी के यहाँ रहती है। भाई भी चाहते थे सरला को, लेकिन भाभी इतनी खराब थी कि भाइयों की चलने नहीं देती थी। सरला ने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई की थी, इसीलिए उसे कोई अच्छी नौकरी तो मिल नहीं सकती थी। इसीलिए सरला ने एक पास के स्कूल में साफ सफाई और आया का काम शुरू कर दिया और अपनी बेटी रूही का दाखिला भी उसी स्कूल में करवा दिया।
और स्कूल के पास में ही एक कमरे का मकान किराए से ले लिया। सरला वहीं अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे 3 साल का समय बीत जाता है। उधर शेखर ने भी जानवी से शादी कर ली थी और जानवी अब अपने असली रूप में आ गई थी। जानवी बेटा, मेरा चैन वापस करो ना, मुझे चैन पहनने की आदत है। बिना चैन के मेरा गला ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ओ बुढ़िया, कोई तेरी उम्र नहीं है जो तू 8 तोले का चैन पहनकर यहाँ से वहाँ मटकेगी। किसी ने गला काट लिया तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। और ये काला चश्मा लगाना भी ना तुम बंद करो। शर्म नहीं आती? थोड़ी बहुत उम्र का लिहाज भी तो करो। काला चश्मा लगाकर घूम रही हो। जानवी, जरा भी तमीज नहीं है? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम अपनी सास से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। चुप बुढ़िया, मैंने अभी तक तेरे बेटे से शादी नहीं की है। वह तो मैं बिना शादी के रह रही हूँ उसके साथ। फिर तू मेरी सास कैसे हुई? अगर इस घर में रहना चाहती हो ना तो चू चपड़ करना बंद करो। जो मिलता है चुपचाप खाओ और किसी कोने में पड़ी रहो, वरना किसी दिन शेखर से मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी ना तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसी बात कर रही है? आ जाने दे आज मेरे बेटे को। मैं तेरी खाल धुलवाऊंगी और धक्के मारकर तुझे इस घर से निकलवाऊंगी। डायन कहीं की। पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, मम्मी जी कहती थी, और अब तो मुझे बुढ़िया कह रही है। वो तो मेरी चाल थी जिसमें तुम दोनों माँ बेटे फंस चुके हो। और तेरा बेटा मेरे प्यार में इतना पागल है कि तू चीख चीख कर भी मेरी बुराई बताएगी ना तो वह तुझ पर भरोसा करने वाला नहीं है। और ये रोने धोने का ड्रामा बंद कर और जा जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर ले आ। भूख लगी है मुझे। बड़ी आई अपने आप को मेरी सास बताने वाली। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी देवी जैसी बहू को इस डायन के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया और ये अब हमारा जीना हराम कर रही है। सच ही कहती थी सरला कि एक दिन यह जानवी मुझे खून के आंसू रुलाएगी। सच में यह जानवी तो डायन ही निकली। काश मैंने सरला की बात मान ली होती और उस बेचारी बेसकसूर को इस घर से नहीं निकालती तो आज मैं राज कर रही होती। आज आने दो शेखर को। मैं इस डायन की सारी हरकतें बताऊंगी और इसे घर से निकलवाऊंगी और फिर से मैं अपनी सरला बहू को लेकर आऊंगी इस घर में। जानवी लगातार अपनी सास के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार कर रही थी, लेकिन इधर शेखर जानवी के प्यार में इतना पागल था कि अपनी माँ की किसी भी बातों पर भरोसा न करता था। अब तो शेखर की माँ की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही थी, लेकिन शेखर को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो जानवी के प्यार में पागल हो चुका था। उसे तो जानवी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे शेखर ने अपने सारे रुपए जानवी पर उड़ा दिए। अपने सारे सोना चांदी सब कुछ जानवी को सौंप दिया। जानवी, क्या हुआ? उदास क्यों हो? आपकी मम्मी ने ना मेरा जीना हराम करके रखा है। आप तो दोपहर भर दुकान में रहते हैं और इधर आपकी मम्मी मेरी जान खाती है। बेटा, ये जानवी झूठ बोल रही है। इसने मुझसे मेरे सारे जेवर भी ले लिए और मुझे कहती है कि चुपचाप मुंह बंद करके रख, नहीं तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। देखा आपने, आपकी मम्मी कितना झूठ बोलती है। जबकि इन्होंने ही मुझे गहने निकाल कर दिए, ये कहते हुए कि बेटा अब मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, कहीं इधर उधर खो गया तो बेकार में नुकसान हो जाएगा, तो मैंने उठाकर अपनी अलमारी में रख दी। माँ, क्यों परेशान करती हो जानवी को? तुम ही तो कहती थी ना कि मैं जानवी से शादी कर लूं, जानवी को इस घर में ले आऊं। अब जानवी को मैं ले आया हूं, तो उसे परेशान क्यों कर रही हैं आप? बेटा, ये झूठी है, मक्कार है। ये हमें धोखा दे रही है बेटा। ये अच्छी लड़की नहीं है। निकाल दे तू इसे घर से और सरला को ले आ बेटा। देखा आपने आपकी माँ क्या चाहती है? आपने मुझे क्यों इस घर में ले आए? मैं चली जाऊंगी इस घर से, नहीं रहना है मुझे यहाँ। बेटा, तू इस डायन के झूठे आंसू में मत आ, ये सब ड्रामा कर रही है। माँ, तमाशा मत करो। अगर आपको इस घर में रहना है ना तो चुपचाप खा पी कर किसी कोने में पड़ी रहो, नहीं तो सच में अगर आपकी ऐसी हरकतें रही तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। सच में बेटा, तू इसके प्यार में अंधा हो गया है। तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक दिन तू बहुत बुरा पछताएगा, जैसे आज मैं पछता रही हूँ। जानवी, तुम रो मत। तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं शेखर जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे समझ में आ गया कि किसी भी वक्त आपकी माँ मुझे घर से निकाल सकती है मुझ पर इल्जाम लगाकर। उससे अच्छा है कि मैं पहले ही चली जाती हूँ। कहीं भी चली जाऊंगी मैं, इतनी बड़ी दुनिया है। नहीं, ऐसी बात मत करो तुम। ये घर तुम्हारा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रहने दीजिए, ये सब कहने की बात है। यह घर तो आप लोगों के नाम पर है ना, मेरे नाम पर थोड़ी ना है। मम्मी जी का जब दिल चाहेगा तब मुझे वो यहाँ से निकाल देगी। रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। अगर ऐसी बात है, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यह घर मैं तुम्हारे नाम पर कर देता हूँ। तब तो तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो जाएगा ना, और तब तुम इस घर से जाने की बात नहीं करोगी। रहने दीजिए, नहीं कर सकते आप। मम्मी जी ऐसा कभी नहीं करने देगी। मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा करो। ऐसे कैसे मां नहीं करने देगी? मैं अभी के अभी जा रहा हूँ वकील के पास, और इस घर के सारे पेपर अब मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दूंगा। ये हुई ना बात, यही तो मैं चाहती थी। बस ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर इन दोनों माँ बेटे को धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। उसके बाद मैं अपने विवेक को यहाँ ले आऊंगी। वैसे भी इस शेखर बुड्ढे के साथ कौन जिंदगी बिताना चाहेगा।
45 साल का बुढ़ा है ये, और मेरी उम्र हुई ही क्या है, अभी मात्र मैं 25 साल की हूँ। वैसे भी मुझे उससे प्यार तो कभी था ही नहीं, मैं तो बस उसका सब कुछ हड़पना चाहती थी। उसकी दीवानगी अपने प्रति देखकर मैं समझ गई थी कि यह लट्टू है मुझ पर। जानवी एक के बाद एक करके घर के सारे रुपए पैसे धन दौलत अपने पास इकट्ठा कर चुकी थी। अब सिर्फ यह घर ही था जो वह सोच रही थी कि शेखर के नाम पर है, जिसे वो अपने नाम पर करवाना चाहती थी। शेखर जब वकील के पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वकील के पास जाने से पता चलता है कि यह घर तो सरला के नाम पर है। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पापा ने तो यह घर मेरे नाम कर दिया था ना, फिर यह घर सरला के नाम पर कैसे हो सकता है? क्या यह घर सरला के नाम पर है? ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि यह घर आपके नाम पर है। सिर्फ घर ही नहीं शेखर बाबू, आपके पिता की जो भी चल अचल संपत्ति है और गांव में जो भी खेती की जमीन है, वह सब कुछ उन्होंने सरला के नाम पर करवा दिया है। क्या विकास, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? हाँ दोस्त, यह बात मुझे पता ही नहीं चली, बल्कि यह सारे जो कागजी कार्रवाई है यह सब मैंने ही किया है। जानना चाहोगे कैसे और कब? बेटा, यह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे चाचा जी ने समझदारी दिखाई और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने जीते जी सरला बहू के नाम पर करवा दी। नहीं तो आज यह डायन जानवी हमसे हमारा सब कुछ ले लेती और हमें दरबदर कर देती। माफ करना चाची जी, लेकिन वह प्रॉपर्टी अब आप लोगों की भी नहीं है, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ सरला और उसकी बेटी का ही अधिकार है। एक दिन की बात है, जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आया हूँ तो शेखर से भी मिलता चलूं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि तुम लोग घर पर नहीं हो और बेचारे चाचा जी बीमार अवस्था में अपने बिस्तर पर तड़प रहे थे। तब उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई और जल्दी से जल्दी उन्होंने मुझसे सारे पेपर बनवाने को कहा और उन्होंने उन पेपर पर साइन किया और एक पेपर पर हमने सरला के भी हस्ताक्षर लिए। लेकिन यह बात हमने सरला भाभी को कभी नहीं बताई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उन्हें भी प्रॉपर्टी का कभी लालच हो जाए। हम भी जानना चाहते थे कि वह बिना लालच के कब तक इस घर में रह सकती है। वाह मेरे दोस्त, क्या सिला दिया है तूने हमारी दोस्ती का। तू दोस्त कहने के लायक ही नहीं है। तू जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, जो अपनी देवी जैसी पत्नी को और अपनी फूल सी बच्ची को घर से निकालकर इस बच्चलन औरत के झांसे में फंसा है तू। मैं इस औरत को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि इसने मेरे दोस्त की भी जिंदगी बर्बाद की है और उसे अपाहिज बना दिया है। वह बेचारा अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा है। बताती हूँ सब कुछ सच सच अपने मुँह से, या मैं ही बताऊँ तुम्हारी कहानी? मैंने कोई शेखर से शादी नहीं की है और ना ही करना चाहती हूँ। वह तो शेखर ही मेरे प्यार में लट्टू था। अब मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और शेखर, दोबारा तुम मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश भी मत करना। देख लिया, जैसे इस लड़की को मालूम चला कि तेरे पास तेरा कुछ नहीं है तो हो गई ना 9-2-11। हाँ बेटा, मुझे जानवी की हकीकत पता चल चुकी थी और मैं शेखर को समझाने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन शेखर ने मेरी बात कभी नहीं माना। देख, अभी भी तेरे पास मौका है, तू जाकर भाभी जी से माफी मांग ले और उन्हें ससम्मान घर ले आ, नहीं तो ऐसा ना हो कि तू ही बेघर हो जाए। तू ठीक ही कह रहा है मेरे दोस्त, मैंने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बहुत अत्याचार किया। भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरी पत्नी और बच्ची कहाँ है इस वक्त। अगर तू सुधरना चाहता है ना तो मैं तेरी मदद करूंगा और मैं पता लगाऊंगा कि भाभी जी और बच्ची कहाँ पर है। शेखर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वह अपने आप को बदलना चाहता था, इसीलिए शेखर के दोस्त विकास ने उसकी मदद करनी चाहिए और सरला के मायके में पता किया कि सरला कहाँ है। जैसे ही सरला की दोनों भाभियों को पता चला कि सरला तो करोड़पति बन चुकी है, क्योंकि उसके ससुर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर करवा दी है, तो वह लोग सरला को अपने पास रखने की बात करने लगे और मेरी ननद करने लगे। वाह उमा, जैसे ही पता चला कि ननद करोड़पति बन गई तो मेरी ननद करने लगी। एक दिन भी तुम वहाँ जाकर देखी हो कि वह किराए के मकान पर बेचारी कैसे रहती है। अरे आप भी ना जी, छोटी मोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। चलिए चलकर उसे हम यहाँ ले आते हैं, इससे पहले छोटी उसे अपने घर ले जाए। हम अपने घर ले आएंगे उसे। मुझे माफ कर दो सरला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। मैंने तेरे साथ और तेरी बच्ची के साथ बहुत अत्याचार किया, बस तू मुझे माफ कर दे बेटा, और एक बार मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का मौका दे दे। कोई जरूरत नहीं है सरला इन बदमाशों के साथ जाने की, तुम हमारे साथ रहोगी। भाभी जी, एक बार इस शेखर को मौका दे दीजिए। अगर यह आपको खुश नहीं रख पाया तो मैं खुद ही कहूंगा कि आप इससे दूर हो जाइए, या इन दोनों माँ बेटे को उस घर से निकलने को कह दूंगा। नहीं भैया, मैं किसी को बेघर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो देख लिया कि आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास रुपए पैसे हैं उसके पास ही दुनिया के सारे रिश्ते नाते हैं। मैं एक मौका देना चाहती हूँ इन लोगों को। इस तरह सरला अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए अपने ससुराल वालों को एक मौका देने की बात स्वीकार कर ली और वह शेखर के साथ अपने घर लौट गई। शेखर और उसकी माँ को भी अब अपने किए पर बहुत पछतावा था और वह लोग अब सरला और उसकी बच्ची को बहुत खुश रखने लगे थे। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया।